Do subscribe to Study with Ajam YouTube channel and press the bell icon so that you can get notifications of my videos. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें हमने कुछ केसेस लिए हुए हैं, तो उन केसेस में सबसे पहला जो केस हम लेंगे वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड। ये हम निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के द्वारा, दूसरा होगा सॉलिड स्फीयर के द्वारा, तीसरा होगा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के द्वारा, और इसके बाद होगा हमारा प्लेन चार्ज शीट के द्वारा। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल का क्या मतलब होता है? सेल का मतलब होता है एक ऐसा स्फीयर जो हॉलो हो, इसके अंदर कुछ ना हो। तो ऐसा एक स्फीयर हम यहाँ पर ले लेंगे। ब्लैक कलर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं वो हमारा स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, जिसको हमने चार्ज किया हुआ है। तो ये जो स्फेरिकल सेल है हमारा, इसके अराउंड एक पॉइंट P पे इसके सेंटर से अगर हम जाएंगे तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला चीज़ हमको करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि P के अराउंड एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, गॉसियन स्फीयर लेना पड़ेगा, जो कि जिसका रेडियस R होगा, स्मॉल r होगा। क्लियर है? तो हमको स्फीयर का, ब्लैक स्फीयर जो है, जो ब्लैक कलर में डिनोट किया गया है, उसके अराउंड हमको एक गॉसियन स्फीयर लेना है जो कि पॉइंट P उसके ऊपर सिचुएटेड होगा। ठीक है, अब इस सेंटर से इस P का डिस्टेंस R होगा। तो पहले यहां पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है, लेट पॉइंट P लाइज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O, यानी पॉइंट P को हम एट ए डिस्टेंस R में हम उसको सिचुएट करेंगे। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E मान लेते हैं। ठीक है, तो E नामक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। अब देखिए, जो स्फेरिकल सेल है उससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे होगा। सो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल इज कंसिडर स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम वहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे जिसका नाम ds होगा। क्या होगा? ds होगा। यानी इस P पॉइंट के अराउंड हम एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ds एरिया एलिमेंट। क्या रखेंगे हम उसका नाम? ds एरिया एलिमेंट रखेंगे। तो अब देखिए, ये जो ds एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और एरिया एलिमेंट हम जो कंसीडर करा है उसी से नॉर्मल होके एक निकलेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्या निकलेगा? उसी से नॉर्मल होके, अर्थात इससे नॉर्मल होके हमारा ds का डायरेक्शन होगा। तो ds भी हमारा सेम डायरेक्शन पे निकलेगा। ठीक है, सो कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds ऑफ गॉसियन सरफेस अराउंड पॉइंट P। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हम चार्ज स्फीयर लिया है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पकड़ लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा द्वारा। सो सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन A होता है। अब A यहाँ पर क्या है? A यहाँ पर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा उस चार्ज स्फीयर का? उस चार्ज स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर, अर्थात 4 पाई, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, सो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो Q है वो हमारा कितना हो जाएगा? वो Q हो जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा Q। अब Q हमने निकाल लिया है, इसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे, तो इस बात पर आप ध्यान रखिए। तो अब हमको एक काम करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अराउंड दिस गॉसियन सरफेस पॉइंट P पे। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो हमको क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डाल देना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला
जो हमको गॉस लॉ बताता है वो है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल जो कि बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हमको बताया था किसने? ये फॉर्मूला हमको बताया है गॉस लॉ ने। गॉस लॉ ने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और ये वाला फॉर्मूला हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल होता है। अर्थात जो डी एस एरिया एलिमेंट और ई का डॉट प्रोडक्ट है उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। अगर हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, तो ई डी एस कॉस थीटा पे यहाँ पर जो थीटा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि डी एस का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही सेम एंगल से जा रहा है। अर्थात दोनों के बीच में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, अर्थात कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 डिग्री होने पर, कॉस 0 डिग्री होने पर जो हमारा कॉस थीटा है वो 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ई डी एस। क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ ई डी एस बचेगा। तो ई डी एस बचेगा। तो ई डी एस अगर बचेगा तो उसमें से हम ई को बाहर ले आएंगे। ई को क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे और हमारा सिर्फ इंटीग्रेशन में बच जाएगा डी एस का इंटीग्रेशन। अगर हम डी एस का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी एस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो डी एस है ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है यहाँ पर, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा होल सरफेस आ जाएगा जो कि गॉसियन सरफेस होगा। तो होल सरफेस जो हमारा होगा वो हो जाएगा ई मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा? ई मल्टीप्लाइड हो जाएगा डी एस के होल सरफेस के साथ। होल सरफेस क्या होगा गॉसियन सरफेस का? क्योंकि इसका रेडियस हमने आर लिया हुआ है तो इसका होल सरफेस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, जो कि बराबर हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, तो अब यहां पर असल आरंभ होगा। E इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड 4 पाई आर स्क्वेयर, जो कि बराबर होगा, अब Q वाला जो वैल्यू हमने निकाला हुआ था यहाँ पर वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख देंगे। जब ये हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जब हमने ये लिख दिया तो हो क्या जाएगा? तो हो ये जाएगा कि हमको ई वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो होगा ई इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर हमारा 4 पाई और ये 4 पाई ये दोनों कट जाएगा। 4 पाई और ये 4 पाई दोनों कट जाएगा। तो बचेगा कौन? बचेगा सिग्मा आर स्क्वेयर, कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो फाइनली जो हमारा ई का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा ये वाला वैल्यू। तो ये हमारा फाइनली ई का वैल्यू निकल के आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, जहाँ पर आर, कैपिटल आर जो है वो चार्ज स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो गॉसियन स्फीयर का रेडियस है। अर्थात जिस पॉइंट पे हमने पी को रखा है सेंटर से उस पॉइंट की दूरी को हम स्मॉल के आर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको पूछता है कि एक चार्ज स्फीयर है और उसके सेंटर से पॉइंट पी पे इतने डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मेजर करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला वहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए अगर सरफेस पे ये जो पॉइंट पी है अगर सरफेस पे आ जाए, अगर पॉइंट पी सरफेस पे आ जाता है अर्थात यहाँ आ जाता है, तो देखिए ये जो आर है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में ये जो ई का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम सिग्मा आर स्क्वेयर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, देखिए यहाँ पर आर के बदले में, कैपिटल आर के बदले में अगर हम स्मॉल आर लिख देंगे
अर्थात सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हो गया है तो हम लिख देंगे, तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा ई हमारा कब, जब हम उस चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर मेज़र करेंगे। चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर हम मेज़र करेंगे तो ये वाला आंसर हमको मिल जाएगा। ये हो गया ऑन दी सरफेस, ये हो गया ऑन दी सरफेस, और ये वाला एक्सप्रेशन हो गया आउटसाइड, आउटसाइड, और एक है इनसाइड। इनसाइड केस में क्या होगा, क्योंकि एक हमने जो स्फीयर लिया है वो एक हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो होता है। चार्ज कितना होता है, जीरो, क्योंकि चार्ज जो है वो स्फीयर के ऊपर है, जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है, उसके अंदर चार्ज नहीं है। तो अंदर अगर चार्ज नहीं है तो हमारा जो ई है, ई डॉट डी एस है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर क्यू क्योंकि ज़ीरो है तो हमारा ई डॉट डी एस जीरो आ जाएगा। जब ई डॉट डी एस जीरो आ जाएगा तो ई भी जीरो आ जाएगा, तो ई भी हमारा जीरो आ जाएगा। अर्थात अगर हम इनसाइड निकालना चाहें तो इनसाइड में क्या निकलेगा, ई हमारा जीरो निकल के आ जाएगा, अगर इनसाइड द स्फीयर हम निकालना चाहें तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का अगर हम निकालना चाहेंगे एट ए पॉइंट, यानी ये सॉलिड स्फीयर आ गया, मतलब हॉलो नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से चार्ज होगा, इस तरह से पूरी तरीके से चार्ज होगा, ये ऐसे 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 पूरा चार्ज होगा। ऐसे कोई सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज पूरे तरीके से होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। सो एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सॉलिड स्फीयर, यानी पॉइंट पी पे जैसा जैसा वहाँ पर वो हमने सॉल्व किया ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। लेट पॉइंट पी लाइज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, जो पॉइंट पी है उसको हम सेंटर से आर दूरी पे रखते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेंटर से आर दूरी पे हमने रख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, उसको ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, कंसीडर ए एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट हम डी एस कंसिडर कर लेते हैं, इसके अराउंड हम एरिया एलिमेंट ऐसे डी एस एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। चलो डी एस एरिया एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अर्थात क्योंकि अभी सॉलिड स्फीयर लिया है तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा, अर्थात डेल्टा वो हो जाएगा हमारा Q अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, एक चार्ज स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर अर्थात इसका जो चार्ज स्फीयर का रेडियस है वो कैपिटल आर है, सो 4/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। अर्थात Q जो है, Q हमारा हो जाएगा डेल्टा मल्टीप्लाइड 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज का हमारा ये निकल के आ जाएगा। और इसी को हम फिर दोबारा आगे यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम फिर दोबारा आगे भी यूज करेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमको पहले से लिख के रख लेना है, लिख के रख लेने से क्या होगा, इसको हम आसानी से फिर दूसरी जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ हमको दिया हुआ है। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा। अब देखिए ई जो है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ई बाहर आने से पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, चलो तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा का वैल्यू वही जीरो आ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा, और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा। अर्थात थीटा जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। अर्थात केवल बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ ई डी एस, ठीक है। तो
ई को बाहर ले आते हैं, तो अब यहां से देखिए जो हमारा ds है उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो होल सरफेस का क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा। तो होल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस का हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, तो गॉसियन सरफेस का होल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू के जगह हम लिख देते हैं ये वाला एक्सप्रेशन डेल्टा 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लिख देंगे डेल्टा 4/3 पाई r क्यूब, तो हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ई हमारा जो है वो निकल के आ जाएगा डेल्टा r क्यूब अपॉन 3 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाएगा, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आ जाएगा आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर r इक्वल्स टू r हो जाता है, यानी हमको सरफेस के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों r को इक्वल कर लेना पड़ेगा। दोनों r को इक्वल करते ही अर्थात हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आ गया, E इज इक्वल टू डेल्टा r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम r और r को इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये r स्क्वायर कट जाएगा और इसका क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कब हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, जो वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इतने वॉल्यूम के अंदर अगर Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, Q बाई 4/3 पाई R क्यूब। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर होगा 4/3 पाई R क्यूब। अगर हम इसका जो इनसाइड है यहाँ से यहाँ का दूरी r लेते हैं, स्मॉल r लेते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r क्यूब दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर ले रहे हैं, उसका रेडियस हम r लेंगे, स्मॉल r लेंगे। 4/3 पाई r क्यूब, इसके लिए हमारा वॉल्यूम हो जाएगा q बाई 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, कट के हमारा आ गया क्या, तो कट के हमारा क्यू r क्यूब अपॉन r क्यूब आ गया। तो ये हमारा आ गया q डैश का वैल्यू आ गया, अर्थात हमको जो नया चार्ज मिलेगा वो इतना मिलेगा, क्यू r क्यूब बाई r क्यूब मिलेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और बाकी सब यहाँ पर आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा क्यू डैश का वैल्यू आ गया क्यू r क्यूब बाई r क्यूब। नया चार्ज हमारा क्यू डैश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम क्यू डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, अर्थात हम क्यू डैश का जो वैल्यू हमने डिराइव किया है उसको अगर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू r क्यूब, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा r स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये हो निकल के आ जाए हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब क्यू का जो वैल्यू है हम डाल देंगे यहाँ से, ये वाला वैल्यू तो हम डाल देते हैं। तो क्यू का वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड क्यू का वैल्यू हो गया हमारा डेल्टा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड आर बाई आर क्यूब। तो यहाँ आर क्यूब कैंसल आउट हो गया, तो निकल के आ गया हमारा, देखिए 4 भी कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर पाई और पाई भी कैंसल आउट नॉट। सो डेल्टा स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन इनसाइड दी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा कब, जब हम इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट कर रहे हों, इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट कर रहे हों। तो डेल्टा, अगर डेल्टा के जगह आपका रो भी दिया हुआ है, रो, तो आपका वही एक्सप्रेशन निकल के आएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ किताबों में रो भी दिया होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आपका निकल के आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, अर्थात ऐसे एक हमारे पास एक चार्ज लाइन है। क्या है हमारे पास? एक चार्ज लाइन है। इसको हटा देता हूँ, ये पूरा ही हट गया यार। तो देखिए इसको हटा दिया अब मैं। अब देखिए हमारे पास ऐसे चार्ज लाइन है जिसमें हमको ऐसे पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, ठीक है, ऐसे चार्ज हुआ है ऐसे। तो ये चार्ज वायर है हमारे पास, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इसका हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली चार्ज ओवर अ थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ। इसका लेंथ हम L मान लेंगे और मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज हमारा Q चार्ज है, अर्थात इसमें जो टोटल चार्ज है वो है Q चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसके चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक वायर है तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात लेमड़ा को मान लेते हैं, लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो हमारा Q जो हो जाएगा, अर्थात Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेमड़ा एल। ये हो गया हमारा Q का वैल्यू निकल गया, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको हम एक गॉसियन स्फीयर के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3 सरफेस आ गया हमारा। क्या आ गया? 3 सरफेस। ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, वो हो गया हमारा S1, और ये नीचे वाला सरफेस ये हो गया S2, और ये कर्व्ड सरफेस जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है वो S3 हो गया हमारा। सो 3 सरफेस आ गए। तो हर एक सरफेस पे यहाँ पर हम एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे DS, और यहाँ भी एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे DS, और यहाँ भी एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे DS। ठीक है, इन सब केसेस में DS का डायरेक्शन ऐसे होगा, बाहर की तरफ नॉर्मल। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इस तरह से निकलेंगे, अर्थात ऐसे। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा इस तरह नहीं होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होगा तो DS वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री अगर हो गया तो दोनों केसेस में हमारा जो EDS cos थीटा है, cos 90 डिग्री अर्थात 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर ऊपर वाले सरफेस में, नीचे वाले सरफेस में कोई भी हमें फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा। जो भी फ्लक्स देखने को मिलेगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस में निकलेगा। तो फिर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट DS सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सरफेस हैं तो तीनों सरफेस को हमको ऐड करना पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा E डॉट DS 1 के लिए प्लस ये हो जाएगा S2 के लिए प्लस ये हो जाएगा S3 के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है कि DS और E का
एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों कट हो जाएगा अर्थात कैंसिल आउट हो जाएगा। S1 और S2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, EDS3 या ये बचेगा। और यहाँ पर एंगल हो गया cos 0 डिग्री, क्योंकि इसके बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये देखिए ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, तो EDS cos 0 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा EDS, क्योंकि cos 0 डिग्री तो 1 होता है। अब ds को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस आ जाएगा, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई RL, अर्थात E इंटू 2 पाई RL ये हो जाएगा बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो हम क्या करेंगे, देखो E मल्टीप्लाइड 2 पाई RL, Q का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था वो वाला वैल्यू हम डाल देते हैं, लैम्बडा L। ठीक है, तो हम यहाँ पर लैम्बडा L डाल देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, L और ये L कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, जो भी बचा हम उस हिसाब से लिख देंगे, E इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो गया, किसका हो गया वैल्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया लाइन चार्ज के लिए। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 4 बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा, क्योंकि ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये भी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं 2 लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन R, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो जिस तरह आप चाहें इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, 2 लैम्बडा बाई R। ठीक है, इसको जिस तरह आप चाहें लिख सकते हैं। तो ये था लाइन चार्ज के लिए। इसी तरीके से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऐसे ले लेंगे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के अंदर हम एक सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर घुसा देंगे, ऐसे ऐसे करके घुसा देंगे। गॉसियन सिलेंडर घुस गया, आप देखिए यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने इस तरह से अंदर घुसा दिया है। तो हम इसके लेंथ को L मान लेते हैं, सिलेंडर के लेंथ को हम क्या मान लेंगे, L लेंथ मान लेंगे। ठीक है, सिलेंडर का लेंथ हो गया हमारा L। तो भैया सिलेंडर का हमारा लेंथ कितना हो गया, L हो गया, L लेंथ का हमारा सिलेंडर हो गया। अब इसके यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को R मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को भी R मान लेते हैं। ठीक है, चलो सब ठीक। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेंगे। यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट, और इस कर्व्ड सरफेस पे भी एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस पे भी एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, अर्थात ds कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, और यहाँ पर ds का डायरेक्शन इस तरह से होगा। यहाँ पर ds का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा इस तरह से। ठीक है, तो अब कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग, हमको नॉन कंडक्टिंग पकड़ना है, कंडक्टिंग नहीं। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, एक पतला सा थिन चार्ज शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज डेंसिटी जिसका होगा, चार्ज डेंसिटी जिसका होगा सिग्मा होगा, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो हमारा क्यू हो जाएगा सिग्मा ए। अब यहाँ पर 3 सरफेस हैं, यहाँ पर 3 सरफेस हैं, ये वाला और ये कर्व्ड वाला। तो इसको हम S1 पकड़ लेते हैं, इसको S2 पकड़ लेते हैं, कर्व्ड वाले को S3 पकड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा S1 के लिए, प्लस एक हो जाएगा हमारा S2 के लिए, प्लस एक हो जाएगा हमारा S3 के लिए। ठीक है, अब देखिए एंगल पता करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज शीट से इस तरह रेडियली आउटवर्ड जाएगा, अर्थात इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। अगर इस तरह जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा, बाहर की तरफ, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा। उसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। और जो
एरिया वेक्टर है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह है, उसका डायरेक्शन इस तरह है। तो यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस होगा उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा उसके लिए हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो गया तो यानी कर्व्ड सरफेस पे हमको कोई भी फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कर्व्ड सरफेस पे क्या है, सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है चार्ज शीट से इधर निकल रहा है, तो सरफेस डेंसिटी सॉरी एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होने पे यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात S3 पे हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा। सो S3 पे हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो बचा कौन, S1 और S2, S1 और S2। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो ये सिर्फ EDS हो जाएगा प्लस EDS हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सरफेस आ जाएगा जो कि होगा हमारा, हम उसको एरिया पकड़ लेते हैं, ए, उसका कोई फॉर्मूला डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाइड A, और ये हो जाएगा क्योंकि इस वक्त इस तरफ का जो एरिया होगा इस तरफ का भी एरिया वही सेम होगा, तो ये भी हो जाएगा EA और ये भी हो जाएगा EA। तो हमको दो चीज़ मिल जाएगा, EA प्लस EA, EA प्लस EA, अर्थात हमको मिल गया 2EA, जो कि बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि गॉस लॉ हमने अप्लाई किया है, तो ये बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो Q का वैल्यू हम यहाँ से डाल लेंगे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E हमारा क्या बन के आ जाएगा, E आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा एक्सप्रेशन है इन्फिनिटली प्लेन चार्ज शीट के लिए। तो ये था इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अपने जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर सजेशन दीजिए। धन्यवाद।